हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ये पैरेलल चलता रहेगा और चैप्टर भी चल रहा है और इधर से ह्यूमन फिजियोलॉजी भी चलेगा, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं नीट एग्जाम में, कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेशन अलग प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन अलग प्रोसेस है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो भी फूड खाते हो, फूड खाते हो तो फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। तो विटामिन को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये सब क्या होता है, ये सब डाइजेस्टेबल है। विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है ना। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकली प्रोसेस है, जिसको मैकेनोकेमिकल बोलते हैं। इट इज अ मैकेनोकेमिकल प्रोसेस है, राइट। मैकेनोकेमिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनोकेमिकल यानी मैकेनिकल भी प्रोसेस है और केमिकल भी प्रोसेस है, यानी मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है। केमिकल का मतलब हो गया आपको इंजाइम्स, जितने भी इंजाइम्स काम कर रहा है यहाँ पे केमिकल प्रोसेस है, राइट। और मैकेनो का मतलब मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल वर्क। जैसे हम खाएं खाना तो सबसे पहले टीथ जो है इसको रिंस करता है, टीथ जो है इसको च्यू करता है। जब टीथ ये सब को रिंस कर देगा हमारे फूड को, तो इसको इजी होगा केमिकल प्रोसेस करने के लिए। तो मैकेनो आपको फिजिकल हो गया है ना, मैकेनो केमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे टीथ पार्टिसिपेट कर रहा है और इंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसलिए केमिकल बोल रहे हैं। तो मैकेनो केमिकल का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। और डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, आप जानते हो मैक्रोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इस सब को तोड़ा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल में, माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ा जाता है इसको, ठीक है। ये मैक्रोमोलिक्यूल और ये मैक्रोमोलिक्यूल में तोड़ा जाता है और बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स, है ना। तो मैक्रोमोलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और इसको माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन माइक्रो कैसा, अगर मान लीजिए ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, इनसोल्यूबल है, सपोज मैं अभी नहीं पढ़ा रहा बायोमोलिक्यूल, जिसपे मैं बताऊंगा कि लिपिड जो होता है किस तरह से, वो तो पॉलीमर है अभी नहीं, फिर भी वो इनसोल्यूबल पूल में क्यों आता, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा बायोमोलिक्यूल का, है ना। तो यहाँ पे इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोल्यूबल में, ताकि हमारा बॉडी उसको जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हो गया, उसको वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके। यानी इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड आता है, वो डाइजेशन होने के बाद जब ब्लड के द्वारा, जब हमारे इंटेस्टाइनल सेल एंड ब्लड के द्वारा अगर वो फूड एब्जॉर्ब हो गया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले खाना खाते हो तो आप कहते हो क्या, इंजेशन। फिर क्या होता है, इंजेक्शन के बाद फूड अंदर गया, केमिकल प्रोसेस हुआ, मैकेनोकेमिकल प्रोसेस हुआ, डाइजेशन बोलेंगे। फिर आपको फूड जब डाइजेस्टेड हो गया तो उस फूड का क्या करते हो, आप एब्जॉर्प्शन करते हो। और जब आप एब्जॉर्प्शन करते हो तो एब्जॉर्प्शन के बाद जब वो ब्लड में फूड जाता है, तो वो फूड सेल के द्वारा यूटिलाइज होना चाहिए एनर्जी के लिए, तो वो फूड सेल के अंदर जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करने के लिए, तब जाके एनर्जी बनेगा। और इसमें एनर्जी जो बनता है, वो अगर सेल के द्वारा एनर्जी यूटिलाइज हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन, जो अब देखो एसिमिलेशन तो हो गया, एनर्जी बन गया, अब उसके बाद जो हम जितना भी फूड खाते हैं सब तो डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारा फूड क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हुआ, बाकी अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए वो बाहर जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन।
समझ में आने में? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, यानी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में 2 पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी कौन ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन में मदद करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, लॉट्स ऑफ ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, लाइक लीवर, पेनक्रियाज। लीवर, पेनक्रियाज ये सब सबसे मेन ग्लैंड होता है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड इसलिए बोले क्योंकि ये सपोर्ट करता है। बहुत सारा ग्लैंड आपको पढ़ाऊंगा जब मैं इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो इसमें जो 4 लेयर होता है, सीडोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा 4 लेयर है। इस समय जो भी जिस पार्ट में ग्लैंड्स है उस पार्ट को बताऊंगा। सैलिवरी ग्लैंड जैसे माउथ में, माउथ के बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। तो मैं आपको बताऊंगा रिसेंट सैलिवरी ग्लैंड जो ट्यूबल ग्लैंड आया था, ट्यूबल सैलिवरी ग्लैंड, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये सब लॉट्स ऑफ नॉलेज हम लोग को इस चैप्टर से मिलने वाला है ना। और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो किसी भी हाल में पूछेगा। बहुत बार तो ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपने प्रोटीन खाया 1 ग्राम प्रोटीन, तो कौन एनर्जी देगा? 1 ग्राम प्रोटीन खिला दिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिला दिया, 1 ग्राम फैट खिला दिया, कौन ज्यादा एनर्जी देगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है ना। अब देखो, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, राइट, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मान लो माउथ है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी हो गया। यहां पे आपको क्या होगा, बक्कल कैविटी के बाहर में आपको सैलिवरी ग्लैंड मिलेंगे, राइट, सैलिवरी ग्लैंड मिलेंगे, है? मैं आपको एक एक सैलिवरी ग्लैंड पढ़ाने वाला हूं जब मैं ग्लैंड स्टार्ट करूंगा। अभी कुछ बेसिक चीज हमको करना है ना। तो इस तरह से अगर हम मान लो सैलिवरी ग्लैंड जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना, तो इस तरह से सैलिवरी ग्लैंड हम लोग 3 पेयर्स में पढ़ेंगे। और एक नया आया था ट्यूबल, उसके बारे में भी बताएंगे जो रिसेंट आया है, ठीक है। अब इसका जो है, मान लो ये जो हम लोग खाना खाए तो हमारे पास 2 पाइप यहाँ पे है ना, आगे की तरफ है तुम्हारा क्या, ट्रैकिया, विंड पाइप, और पीछे की तरफ है तुम्हारा क्या, ट्रैकिया के ये पीछे नहीं, ट्रैकिया के जस्ट पीछे है, आगे ही, तो ट्रैकिया के जस्ट पीछे आपका ऊसोफेगस। यानी जब खाना खाते हो तो यहाँ पे जो खाना आता है, जिस समय खाना आता है उस समय विंड पाइप इपिग्लोटिस के कारण बंद हो जाता है। जिस समय फूड हम लोग इंटेक करते हैं उस समय जो खाना अंदर जाता है उस समय क्या होता है, इपिग्लोटिस विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, यानी ब्लॉक नहीं, यानी क्लोज कर देता है। अब क्लोज जब करेगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, जैसे ही क्लोज करेगा कि हमारा खाना जो है विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में आसानी से आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर बात करें कि ये दिस इज कॉल्ड ऊसोफेगस, ऊसोफेगस। अब ऊसोफेगस को क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस इज फूड पाइप, इट इज अ फूड पाइप, राइट, इट इज अ फूड पाइप, ये फूड पाइप है। अब इस फूड पाइप से फूड आया, अब यहां पे देखो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। दिस फूड पाइप, देखो हम लोग विदाउट न्यूरॉन कोई काम नहीं कर सकते। हमारा न्यूरॉन ही हमको कोई भी सेल को काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो यहां पे एक न्यूरल सिस्टम होता है, एक न्यूरॉन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम में। यहां पे एक सिस्टम होता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां काम कर रहा है। यानी इस नर्वस सिस्टम का क्या काम कर रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन काम कर रहा होगा। यानी यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर नर्व सेल होगा वो काम कर रहा होगा, और इस ऊसोफेगस को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके पास जो फूड गया है आप उसको अंदर जाने दो। तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है इसका, ऐसे नहीं चला जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर जो होता है एक सर्कुलर मसल होता है, ठीक है, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। आप ही बताओ, ये मसल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बंद हो गया, रिलैक्स करेगा तो खुल गया। ये मसल है, फिर से बोल रहा हूं, ये मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बंद हो गया, रिलैक्स करेगा खुल गया। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको, ये जो खुल गया मान लो, तो ये फूड क्या हुआ, अंदर आया। अब अंदर आया फूड, तो हम जानते हैं ऊसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ऊसोफेगस के पास कोई भी ग्लैंड नहीं होता है।
उसोफेगस के पास कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा। सिर्फ फूड को पास करने के लिए फूड पाइप है, सिर्फ फूड को पाइप करने के लिए फूड पाइप है। ये जो है उसोफेगस से फूड पाइप है। फूड पाइप क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको मैसेज देता है ताकि वो फूड अंदर जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो उसोफेगस है, जैसे ही यहाँ फूड आया तो फूड तो आपको आया, जैसे खाए हो तो सलाइवरी ग्लैंड उस पर एक्ट किया है। मैं आपको एक एक बताऊंगा सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या है, जिसको टाइलिन बोलते हैं, उसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, एनसीईआरटी लिख रहा है। अब 6.8 होता है तो क्यों? आप कभी कभी देखोगे पर्सन नींबू निचोड़ के खाता है। अब नींबू भी खा लिया ये, तो सलाइवरी एमाइलेज काम करना सही से काम नहीं करेगा, एसिडिक में चला जाता है, जिसके कारण लेकिन अंदर में काम करेगा, है कि नहीं? क्योंकि एमाइलेज आपको सलाइवा में भी है। तो एमाइलेज सबसे मेन एंजाइम तो ये देता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बहुत सारा लॉट्स ऑफ एंजाइम देता है ना। तो इसके पास भी एमाइलेज है कि नहीं, जिसको पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, जिसको एमाइलोप्सिन के नाम से जाना जाता है, राइट। ये सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे फूड आया तो क्या होगा? एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स, फिर आया यहाँ तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स। तो इस तरह का लगेगा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गिव मैसेज टू उसोफेगस and so esophagus is a muscular structure, so it can show peristalsis movement. This movement is called as peristalsis. This is the very important आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसके बाद यहाँ भी स्टमक से आने से पहले, ये स्टमक है, स्टमक से आने से पहले यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर का नाम है, दिस इज कॉल्ड लोअर स्फिंक्टर, दिस इज कॉल्ड लोअर स्फिंक्टर एंड दिस इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, दिस इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। और यहां पे क्या था? अपर स्फिंक्टर, अपर स्फिंक्टर। अब देखो इसको नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे, पेट को हम गैस्ट्रो बोलते हैं, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेट को बोलते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक मतलब पेट, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं, डेफिनेटली गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं। अब ये स्फिंक्टर नीचे है, यानी ये कंट्रोल कर रहा है कि पेट में कब फूड को जाने दे, यानी स्टमक में फूड कब जाने दे, ये रेगुलेट करेगा। अगर स्टमक तैयार है तो ये स्फिंक्टर खुल जाएगा। खुलने का मतलब क्या? रिलैक्स। बंद होने का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। खुलने का मतलब रिलैक्स एंड बंद होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्फिंक्टर पेट में खाना जाने से पहले ये डिटरमाइन करता है, डिटेक्ट करता है कि प्रॉपर सब चीज सही है तो जाने दो। आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ये एनसीईआरटी भी लिख रहा है क्या, ये पेट का देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। अगर मान लो इस तरह का हमारा पेट है, राइट, इस तरह का पेट है, तो पेट का 3 रीजन होता है ना। पेट का 3 रीजन होता है। सबसे ऊपर वाले रीजन को फंडस, दूसरा रीजन को कार्डियक, ये रीजन कार्डियक है, और तीसरा रीजन हो जाता है यहाँ पे पाइलोरिक। पूरा पार्ट आपको ज्यादातर पार्ट क्या होता है? बॉडी, है ना। यानी स्टमक का 4 पार्ट है। कौन कौन? फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसोफेगस का पाइप स्टमक में कहां खुलता है, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए कहां खुल रहा है, कार्डियक में या फंडस में? तो हम बोलेंगे नाम है क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। कहां खुलेगा? लगेगा कि नहीं सर आप तो बताएं कि स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फंडस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फंडस, ऊपर वाले पार्ट को। लेकिन आप बोल रहे हैं उसोफेगस खुल रहा है कार्डियक में। डेफिनेटली कभी भी कोई भी चीज बीच से जाता है। मान लो ये हाथ है, हम चाहेंगे इसको यहां से खोलेंगे, नहीं खुलेगा, यहां पे देना पड़ेगा इसको। यानी खाना कहां आता है? कार्डियक में आता है। यानी आपका उसोफेगस कहां खुल रहा है? कार्डियक में खुल रहा है। समझ आने बात में? तो कार्डियक में उसोफेगस खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो उसोफेगस का ओपनिंग है
फंडस में खुलेगा कि कार्डियक में कि पाइलोरी में? आंसर क्या होगा? कार्डियक, राइट। कार्डियक में फूड आके रख दिया। और यहाँ पे हम जानते हैं कि स्टमक के पास बहुत सारा ग्लैंड होता है। मैं बताऊंगा इसका जो 4 लेयर होता है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा, मैं बताऊंगा। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, इस ग्लैंड्स को बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल और चीफ सेल, जिसको जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं, कैसे ऑक्जेंटिक सेल HCl को रिलीज करता है, कैसे ऑक्जेंटिक सेल कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे विटामिन B12 को लोड करके वो एब्जॉर्ब करवाता है इलियम में जाके। इतना बात हम लोग मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, राइट। तो ये अब ये फूड आया यहाँ। आप देखो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। दिस सी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड डिओडेनम। डिओडेनम, राइट। अब डिओडेनम है तो इस तरह से वो सी शेप स्ट्रक्चर डिओडेनम है। और डिओडेनम सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन ब्रॉड है। और इसी में सबका ओपनिंग खुलता है, पेनक्रियाज का, फिर आपको लीवर का, और लीवर के साथ देखो गॉल ब्लैडर जुड़ा है। इसको भी हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हेपेटिक लोब्यूल्स बाइल जूस को बनाता है, कैसे बाइल बनता है, बाइल कैसे स्टोर होगा, और फिर कौन सा हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, और तब जाके बाइल जूस को रिलीज करता है। और हम जानते हैं कि इमल्सिफिकेशन में बाइल साल्ट की आवश्यकता होती है। तो बाइल का एक काम है कि सबसे मेन कि हम लोग जो फैट खाते हैं, फैट का ड्रॉपलेट बहुत बड़ा होता है, और वो फैट ड्रॉपलेट को छोटा करना पड़ेगा ताकि हमारा लाइपेज एंजाइम इजिली वर्क करे। इसीलिए बाइल सॉल्ट की आवश्यकता होती है। बाइल सॉल्ट पाया जाता है बाइल जूस में, और उस प्रोसेस को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। समझ में आ रही बात? इमल्सिफिकेशन। अब ऐसे ही खाना आया, अब देखो डिओडेनम में आया। अब डिओडेनम में पेनक्रियाज का भी ओपनिंग खुल रहा है, लीवर का भी ओपनिंग खुल रहा है, यानी यहां से पेनक्रियाज का जूस भी आएगा, लीवर का भी जूस आएगा, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, पेनक्रियाज का भी जूस है और लीवर का भी जूस है। अब इस तरह से ये डिओडेनम है। फिर यहाँ पे आपको देखिए डिओडेनम के बाद कुछ पार्ट हो गया जेजुनम। जेजुनम क्या हो गया? हाईली वेस्कुलराइज पार्ट हो गया। फिर लास्ट पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस पार्ट इज कॉल्ड इलियम। इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जेजुनम वैस्कुलराइज पार्ट है। वैस्कुलराइज का मतलब क्या होगा? वैस्कुलराइज का मतलब हो जाता है आपको जिसमें ब्लड वेसल, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल यहाँ होगा, ताकि खाना जैसे डाइजेशन, सबसे ज्यादा मेन डाइजेशन कहाँ होता है? डिओडेनम में। जैसे ही डाइजेशन होगा तुरंत उस फूड को डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो इलियम है, देखो यहाँ पे ठीक से देखना, यहाँ पे जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इलियम तो यहीं तक है। इलियम का ओपनिंग खुलता कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसको लार्ज इंटेस्टाइन के पहला पार्ट को बोलते हैं सीकम, ठीक है। और सीकम से एक अपेंडिक्स जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन में रखा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो सीकम है, सीकम में यहाँ पे फूड आया कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? इलियम। यानी इलियम खुलता है, इलियम का ओपनिंग कहां खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको स्फिंक्टर होगा। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं, देखो नाम क्या देंगे? इलियम का पार्ट भी है इलियो सिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर का नाम देंगे। पूछेगा इलियोसिकल स्फिंक्टर, इट कैन रेगुलेट, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया जेजुनम सब में, ब्लड में चला गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इलियम क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है बाय द हेल्प ऑफ इलियोसिकल स्फिंक्टर। इसी को स्फिंक्टर के जब बजाय यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया गया है? वाल्व। यहाँ पे वाल्व बोलेंगे, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व। तो इलियोसिकल वाल्व कहां प्रेजेंट होगा? यानी इलियम के पास, और इलियम और सीकम के बीच में जो रास्ता आता है उसमें। आप देखो अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में यहाँ खाना आ गया, अब ये खाना ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं बताऊंगा
ये सीकम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, देखो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट हो गया तुमको क्या, एक पार्ट हो गया सीकम, एक पार्ट हो गया तुमको कोलोन, एक पार्ट हो गया रेक्टम। अब देखो कोलोन का प्री पार्ट है, जैसे ऊपर जा रहा है कोलोन, अब सीकम के बाद क्या ये स्टार्ट होगा कोलोन, तो बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ये आर पार हो रहा है बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे आ रहा है बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ये एस शेप बन रहा है तो बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। अब फाइनली लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम का ओपनिंग कहां खुलता है, एनस में, यानी अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड इलियम के द्वारा कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को डाइजेशन पढ़ना है, और लॉट्स ऑफ एंजाइम यहां से स्टार्ट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से, है ना। और इससे भी पहले जब मैं माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी पढ़ाऊंगा तो उसमें टीथ में बताऊंगा परमानेंट टीथ एंड टेम्पोररी टीथ, है ना। टेम्पोररी टीथ जो मिल्क टीथ होता है 20 बच्चा सबको, और परमानेंट टीथ 32 हो जाता है, उसका फॉर्मूला बताऊंगा। टंग में कितने तरह का टेस्ट पैपिली है, फिलीफॉर्म क्या है, फोलिएट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। फंगीफॉर्म क्या है, कौन फोलिएट पाया जाता है हम लोग में, कौन नहीं पाया जाता है। टंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन सा क्रेनियल नर्व कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन के लिए। टंग में जैसे हम बोलते हैं ना फेशियल क्रेनियल नर्व, फेशियल क्रेनियल नर्व 7 होता है। अब 7 फेशियल क्रेनियल नर्व है, यानी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और गर्दन के पास यहाँ लैरिंगो होता है तो ग्लोजोफेरेंजियल होता है। फेरिंग्स आपको बताएंगे क्या है, इट इज ए कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज ओवरव्यू अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे बकल कैविटी और स्टार्ट करेंगे टीथ, टंग, फेरिंग, फिर उसके बाद ये सब जो भी पार्ट आएगा उसोफेगस, फिर लीवर, फिर ये गॉल ब्लाडर, ये सब पेनक्रियाज, हर चीज एक एक करके पढ़ना है ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। और एक एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, मजा आया। तो इसी तरह से हम लोग फिर से पढ़ेंगे, और एकदम हाईली एनर्जेटिक्स रहना है, और मेहनत करने से मत चूकिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।